आज अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें ये बताया गया कि सपोज अगर किसी भी फंक्शन g ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x अगर f ऑफ x है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सिंपली एंटी डेरिवेटिव होता था। मीन्स दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें g ओवर x प्लस इज अ कांस्टेंट एक c और c जहां पे एक क्या कहलाता था इंटीग्रल कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट आपका कहलाता था। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम इसी f ऑफ x को इसी dx यानी कि x के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ पर x का एक डोमेन होता है, एक इंटरवल होता है जिसके बीच में हम इस f ऑफ x को सिंपली क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डिफाइंड a टू बी f ऑफ x dx की अगर हम बात करें, a टू बी f ऑफ x dx की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये इस जो नीचे लोअर नंबर रखा गया है वो x की आपकी लोअर लिमिट कहलाता है और ये x की आपकी अपर लिमिट कहलाता है इस x वेरिएबल का जिसके रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी कि ये हम एज्यूम करके ये इस नंबर को हम तब डिफाइन करते हैं, लेट एज्यूम यहाँ पर f ऑफ x इज डिफाइंड and is defined in the interval x belonging to the open a to b। तो अगर f of x आपका इस इंटरवल के बीच में डिफाइंड है तब आप क्या काम करते हो कि इसी f of x को इस सिंपली इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हो और उस x वेरिएबल की जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हो तो ये c आपका हमेशा मर जाता है। तो यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप c को इन्वॉल्व नहीं करते हो, यानी कि दिस इज एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट। अगर इसका ये इंटीग्रल है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द g ऑफ b माइनस g ऑफ a के बराबर होगा, जहां पे g क्या है बेसिकली f ऑफ x फंक्शन का, इस f ऑफ x फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है g ओवर x। अंडरस्टैंड सभी को? तो हम ये एज्यूम करके इस लिमिट के अंदर ये फंक्शन डिफाइंड है तब हम जाकर इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल करके सिंपल उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरीके से छाप देते हैं। अंडरस्टैंड फर्स्ट स्टेटमेंट सभी को यहां तक? समटाइम्स ऐसा हम देखते हैं कि f ऑफ x को जब हम a से b में इंटीग्रेट करते हैं तो जो इंटीग्रेबल फंक्शन आया है वो b और a पर आप डायरेक्टली जैसा कि आपने क्या किया इस x को b से और इस x को a से रिप्लेस किया तो समटाइम्स ये b या a पे डिफाइंड नहीं होता है। तो उस केस में हम यहाँ पर b और a की क्या पुट करते हैं लिमिट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि a आपका b से छोटा नंबर है, a आपका b से छोटा नंबर है और आपको a से लेकर b f ऑफ x dx के बीच में इसको इंटीग्रल करना है और आपने इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल किया तो वो g ऑफ x आया और g ऑफ x और ये लाइन यानी कि आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि पहले b रखोगे और फिर a रखोगे, लेकिन जब आप b को इस x के फंक्शन में रखने गए तो बेसिकली ये फंक्शन आपका यहाँ पे डिफाइंड अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अगर a b से छोटा है तो आप बेसिकली यहाँ पर gx की क्या कंसीडर करोगे लिमिट वैल्यू कंसीडर करोगे, यानी कि आप कंसीडर करोगे लिमिट x टेंडिंग टू द b माइनस, क्योंकि a b से छोटा है तो इंटरवल में वो b माइनस में जाके x कोऑर्डिनेट खत्म होगा ऑफ g ओवर x माइनस अगर a पे डिफाइंड है तो सीधे a सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर अदरवाइज अगर a पे डिफाइंड नहीं है तो यहां पर आप कंसीडर करोगे लिमिट g ओवर x, x विल बी कंसीडर टू बी सिंपली a का प्लस।
तो a से b f ऑफ x dx आपका अगर इंटीग्रल वैल्यू g ओवर x है तो g ओवर x में आपको फिर से वही b और a सब्स्टिट्यूट करना था, लेकिन समटाइम्स ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि उस b या a या दोनों पर वो gx आपका डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पर लिमिट वैल्यू कंसीडर करोगे। तो सिंपली आपका जैसे इसका एग्जांपल की बात करें कि अगर हमें 0 से 1 में सपोज ln x dx का इंटीग्रेट करना है, तो ln x का इंटीग्रेशन होता है x मल्टीप्लाइड बाई ln x माइनस 1 और ये 1 एंड 0। आप 1 तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो, लेकिन इस फंक्शन में 0 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो जब आप 1 पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू 0 मिल जाएगी और ये बीच का माइनस आ गया, और फिर जब 0 आप डायरेक्टली नहीं पुट करोगे तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करोगे लिमिट x टेंडिंग टू द 0 प्लस x होल मल्टीप्लाइड बाई ln x माइनस 1। तो 0 प्लस पर ये 0 प्लस और ये आपका यहाँ पे इज द माइनस इंफिनिटी। तो 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, जिसमें पता है कि अलजेब्रा जीतता है इस प्रोडक्ट में, इस इनडिटरमाइंड फॉर्म में। तो यहाँ पर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो बच्चे एक सेकेंड, 1 पे ये 0 होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू आपको माइनस का 1 मिलेगी। नाउ 0 प्लस पर ये 0, तो ओवरऑल आंसर माइनस 1 मिल जाएगा। मेरा सिंपल सा कहना है कि कभी भी अगर आप a और b पुट करने गए या a या b पे gx आपका डिफाइंड नहीं है, तो आप इस तरह से प्रोसीड करोगे। आप fx में इस इंटीग्रल करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट तभी सब्स्टिट्यूट करोगे जब आपके पास वो फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट करके gx लिखे हो, वो फंक्शन a से b में पूरी तरीके से क्या हो, डिफाइंड हो। a से लेकर b में वो पूरी तरीके से क्या हो, डिफाइंड हो। सिंपल सी बात है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। एक सिंपल सा प्रॉब्लम होगा जिसका हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए, और इनडेफिनिट इंटीग्रेट करने के बाद हमें उसमें इस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। उससे आंसर आपका क्या होगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, और जब आंसर न्यूमेरिकल आता है तो हमें वो हिंट मर जाता है कि हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करने के लिए किसको सब्स्टिट्यूट करके या कैसे उसको इंटीग्रल करें, वो आपका हिंट मर जाता है। तो एग्जामिनर का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आंसर आपका न्यूमेरिकल हो जाए, तब वो इनडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को सिंपली डेफिनिट के इंटीग्रल में बदल देता है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? आगे अगर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ बातें अगर बोले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि a से लेकर b अगर f ऑफ x dx की बात करें, a से लेकर b f ऑफ x dx की अगर हम बात करें, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में मेरा कहना है कि ये जो x वेरिएबल है वो सिंपली एक डमी वेरिएबल होता है। डमी कहने का मतलब हम x को अगर t से रिप्लेस करें और dx को dt वेरिएबल से रिप्लेस कर दे, तो यानी कि f ऑफ t dt का इंटीग्रेशन a से b में और f ऑफ x dx का a से b में इंटीग्रेशन की वैल्यू सिंपली इक्विवेलेंट रहेगी। a से b में f ऑफ x dx का वैल्यू और a से b में f ऑफ t dt का वैल्यू आपका सिंपली इक्विवेलेंट रहेगा। कहने का मतलब आप ये सोचोगे जिसकी जरूरत क्या है, हमें यहाँ पे भी इंटीग्रल करना है, यहाँ पे भी इंटीग्रल करना है, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे t की वही लिमिट वैल्यू पुट करना है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको जब आप आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जिसमें एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनली आंसर आपका फिर से x वेरिएबल में होगा, तब हम इस प्रॉपर्टीज का सिंपली यूज करते हैं। ऐसा किसी इंटीग्रल को कैलकुलेट करने में इसका कोई रोल इन्वॉल्व नहीं है। इज सिंपली जैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है वैसे यहां पर इसको कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड यहां तक? द सेकेंड स्टेटमेंट मेरा आपसे ये कहना है
कि a से लेकर b f ओवर x dx अगर आपको एक इंटीग्रल दे रखा है और इसमें अगर आप अपर एंड लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो ऑब्वियस है एक माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी कि ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, माइनस ओवर b से लेकर a f ऑफ x dx आपका ये इंटीग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। आप इस बात को सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि लेट एज्यूम f ओवर x का जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो आपका g ओवर x प्लस c है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली g ओवर b माइनस g ओवर a मिलेगा और राइट हैंड साइड में माइनस को बाहर रखते हुए आपको पहले अपर लिमिट रखनी है, चाहे वो छोटी हो या अपर लिमिट छोटी हो या बड़ी हो, इट डज नॉट मैटर। इस इंटीग्रल करने के बाद आप उसमें अपर लिमिट रखोगे और माइनस फिर लोअर लिमिट रखोगे, तो ये और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये और ये आपका सिंपली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा। अंडरस्टैंड यहां तक भी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें a से लेकर b ओवर f ऑफ x dx को अगर सपोज सिंपली इंटीग्रेट करना है, a से लेकर b f ऑफ x dx को सिंपली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसके इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरीके से सब इंटरवल में तोड़ के भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। a से हम पहले c चले जाएं, a से लेकर c चले जाएं और प्लस c से लेकर b ऑफ f ऑफ x dx चले जाए तो इक्विवेलेंट इंटीग्रल रहेगा। क्यों? फिर से वही सेम कि लेट एज्यूम कि f ऑफ x का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन g ऑफ x है प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें यहां पर क्या मिलेगा, इस इंटीग्रल करने के बाद इसकी अपर एंड लोअर लिमिट पुट करोगे तो सिंपली g ऑफ b माइनस g ऑफ a मिलेगा। राइट हैंड साइड में सिंपली आपको यहां पर मिलेगा g ओवर c माइनस g ओवर a प्लस g ओवर b माइनस g ओवर c, तो g ओवर c और g ओवर c यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो g ओवर b माइनस g ओवर a। तो यानी कि हम a से b में इंटीग्रल करें चाहे a से c प्लस c से b में इंटीग्रल करें, ये सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इसी इंटीग्रल के बराबर होगी। यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि नोट दैट द c इज नॉट नेसेसरी is lie in the interval of x belonging to a to b। ये जरूरी नहीं है कि ये स्मॉल c आपका a से b इंटीग्रल में ही लाई करे, आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि आपके पास ये f ओवर x है, ये x कोऑर्डिनेट a है, ये x कोऑर्डिनेट b है और ये x कोऑर्डिनेट c है। a से b f ऑफ x dx यानी कि इस अलजेब्रिक एरिया को ये इंटीग्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। a से c में गए तो ये आगे आया और c से b में तो ऐसा ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक में जाने में dx आपका पॉजिटिव है, जब आप c से b गए तो c से b में dx निगेटिव हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया पहले इस इंटीग्रल में आया था वही सेम एरिया माइनस के साथ इस इंटीग्रेशन से आएगा, तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू मर जाएगी और वापस से ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन आपके सिंपली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए जब भी c चूज करेंगे तो वो हमेशा a और b के बीच में ही चूज करेंगे। हम अननेसेसरी पहले रेंज इस इंटरवल को बढ़ा के फिर कम करेंगे, ऐसा हम कुछ भी नहीं काम करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को स्टेटमेंट। दूसरा बात मेरा यहाँ पर ये कहना है
कि हम इस बात को अप्लाई क्यों करेंगे भाई, जब यहाँ पे भी हमें इंटीग्रल करना है। तो a से b में f ऑफ x समटाइम्स आपका पीसवाइज फंक्शन होगा। f ऑफ x सपोज आपका पीसवाइज फंक्शन है, मतलब कि वो फंक्शन a से b में अपनी डिफिनेशन को चेंज कर रहा है। ऐसा कहा है कि x अगर a से c में है तो ये f1x कंसिडर हो रहा है जो कि इंटीग्रेबल फंक्शन है, और c से लेकर x आपका b के बीच में है तो ये f2x फंक्शन कंसिडर हो रहा है। तब हम इस f ऑफ x के लिए a से b में को इंटरवल में ब्रेक करते हैं। a से c में हम f ऑफ x मतलब f1x को इंटीग्रल करेंगे और c से b में हम f2x को यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे। तो इस प्रॉपर्टीज का इंटीग्रेशन कि हमें किसी अगर इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है तो उसके लिए हम दिस प्लस दिस का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करते हैं जब सिंपली f ऑफ x आपका पीसवाइज फंक्शन है, या f ऑफ x a से b में किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, a से b में किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि उस नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट को हम इस तरीके से अलग कर देते हैं। उस नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट को हम इस तरीके से अलग कर देते हैं इस प्रॉपर्टीज का। तो पहला आपको इस अभी कैलकुलेट करने में इसका यूज नहीं होता है, सिंपली एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में इसका यूज होता है। ये इसका भी आपको इंटीग्रल करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुटी करना है, तो इसका भी यूज आपको जब एक इंटीग्रल को नए इंटीग्रल में बदलना है जिसमें लिमिट इंटरचेंज करने की जरूरत है, तब आप इस बात का यूज करते हो। इस बात का यूज आप करते हो जब आपको पीसवाइज फंक्शन या a से b के बीच में एक नॉट डिफाइंड पॉइंट पर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने की सिंपली जरूरत है, तब आप इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से प्रोसीड करते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी ना? अभी इस पे प्रॉब्लम अपन आते हैं, पहले कुछ और बेसिक चीजें आप जान ले। तो मैंने आपको एक ऐसे आप समझे कि अगर आपको बाई चांस इज f ऑफ gx इंटू g डैश x या g डैश x नहीं भी है या जो भी है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है बच्चे। यानी कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए या किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट a से b में करने के लिए अगर आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि आपने यहाँ पर g ऑफ x को बेसिकली t कंसिडर कर लिया, तो आपने g डैश x dx को सिंपली यहाँ पे dt से रिप्लेस कर दिया, है ना? तो मेरा कहना है कि इस इंटीग्रल I की वैल्यू इज द सेम I का वैल्यू यहाँ पर जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसी स्टेप पर आप इस लिमिट को भी वहीं पे चेंज कर लोगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें वापस x वेरिएबल में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये जैसे x का इंटरवल था वैसे ही आप इस नए वेरिएबल t का इंटरवल यहाँ पर डिफाइंड कर सकते हो। मींस कहने का मतलब ये f ऑफ t हो गया और ये आपका dt अगर हो गया तो यहाँ पे आप t की लोअर लिमिट एंड इज द अपर लिमिट चूज करोगे। और कैसे चूज करोगे? करस्पॉन्डिंग वैल्यू छाप के। इस g ऑफ x अगर आपका x को आपने a रखा तो ये आपका g ओवर a हो गया, आपने इसको b रखा तो इसकी वैल्यू सिंपली g ऑफ b हो गई। तो I की वैल्यू सिंपली आपकी कहां से कहां तक हो जाएगी? g ओवर a से लेकर g ओवर b तक आपकी ये इंटीग्रल। तो वापस आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करोगे t के रिस्पेक्ट में और t की इस नई लिमिट को उसकी जगह पे अपर लिमिट पहले माइनस के साथ फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अंडरस्टैंड सभी को? तो वापस आपको x वेरिएबल में जाने की जरूरत नहीं है। वापस आपको किस में जाने की जरूरत नहीं है? इस x वेरिएबल में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो वहीं पे आप इंटीग्रेशन की लिमिट को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी? बस ये बात का ख्याल रखना है
कि dx को हम dt अपॉन g डैश लिख रहे हैं, तो कहीं g डैश जीरो तो नहीं हो रहा या नॉट डिफाइंड तो नहीं है। इन सभी बातों का हमें बस ख्याल रखना है कि जो फंक्शन हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो उस a से b में आपका पूरी तरीके से क्या हो, डिफाइंड हो, पूरी तरीके से आपका क्या हो, सिंपली डिफाइंड हो। इस बात का हमें ख्याल रखना है। अगर किसी भी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम उस नॉट डिफाइंड पॉइंट पे उसकी लिमिट को तोड़ देंगे, अगर a से b में फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड है तो। दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये है कि हम लोग जैसा कि इज अ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल बाय पार्ट से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन प्रोसीड करते थे, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हमें दे रखा है जिसमें हमें किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रल बाय पार्ट अगर लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि एक तो यही तरीका होता है आपके मन में कि हम पूरा इंटीग्रेट करने के बाद b और a को सब्स्टिट्यूट कर देते जैसा अभी तक कर रहे थे। तो मेरा कहना है कि इसके लिए आप ऐसे प्रोसीड हमेशा करोगे कि आप सीधे फर्स्ट फंक्शन लिखोगे इनटू आप सेकंड फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, और इस पूरे प्रोडक्ट में आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कंसीडर करोगे। मेरा कहना है कि इस छोटे इंटीग्रेशन की ये लिमिट कंसीडर नहीं होगी, नहीं तो ये तो वेरिएबल x में बच जाएगा फंक्शन, जबकि हमें पूरे फंक्शन में b और a छापना था। तो इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हुए इस प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन में हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इस तरह से डिफरेंस के साथ रख देंगे। माइनस माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, उस बड़े इंटीग्रेशन की ये लिमिट कैरी आउट हो जाएगी, यानी कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेकर कहां तक, a से लेकर b के बीच में, और उस बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ओवरऑल जो प्रोडक्ट आएगा, उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट यहां पर करेंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम इस तरीके से, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम इस तरीके से बाय पार्ट अप्लाई करते हैं, और इसको लगाने का मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर में जब आपको एक इंटीग्रल को नए इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की बात होगी, या दो इंटीग्रल ऐसे दे रखे हैं कि जिसमें एक में इंटीग्रल बाय पार्ट लगाने पे दूसरा मर रहा होगा, तो आपको ये बात हमेशा यूजफुल होगी कि इरेस्पेक्टिव एक बच्चा ऐसे भी कर सकता था कि हम फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन ऑफ dx निकालना है a से b में, तो पूरा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, आ रहा सबको समझ में, और यहाँ पर b और a छाप दे, यानी कि कहें कि हम इस पूरे फंक्शन का हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट छापेंगे, ये भी अलाउड होगा, लेकिन उसमें बाई चांस ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हुआ तब आप वहां पे अटक जाओगे, और उस केस में एग्जामिनर एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाले प्रॉब्लम से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फ्रेम किया है। तो मेरा कहना है कि आप इस तरीके से ना प्रोसीड करके सिंपली इस बात को याद रखोगे कि इस प्रोडक्ट फॉर्म में a to b लगाने का मतलब इस पूरे प्रोडक्ट में देखना, मैंने बीच में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज किया है। बच्चे ये गड़बड़ी नहीं करना है कि यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन रख देना है, ये कांस्टेंट हो गया फिर इसका इंटीग्रेशन तो आई आ जाएगा, तो ये सब गलत होगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर रखना है। इस फंक्शन में एक बार अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपको पुट करनी है डिफरेंस के साथ, इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट माइनस इस बड़े वाले फंक्शन की लिमिट वैल्यू a से b आप कंसीडर सिंपली यहां पर कर सकते हो। सिंपली a से b इस बड़े वाले की लिमिट यहां पर
कंसीडर कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा यूजफुल होगी। और पहले टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या दिया होगा भाई, इनडेफिनिट का प्रॉब्लम होगा और उससे आंसर न्यूमेरिकल आ जाए, इसलिए उसने डेफिनेट का प्रॉब्लम उसमें लिमिट दे दिया होगा। दूसरा, आपको एक पीसवाइज फंक्शन यहाँ पे दिया होगा। एक पीसवाइज फंक्शन को आप ब्रेक करके इस इंटीग्रल करने की जैसे फंक्शन में डिफाइन करते थे, उसी डिफाइंड फंक्शन को अब अपने इंटरवल में हमें इंटीग्रल करना होगा। समटाइम्स हमें इंटीग्रल बाय पार्ट लगाकर एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से खत्म करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। या हमें इज अ नॉट डिफाइंड पॉइंट दे रखा होगा, तो हमें इस बात का वहां पे ख्याल रखना है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से? जैसे मेरा कहना है इस तरीके से आप समझे। सॉरी, नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे, एक एक करके सभी लोग प्रोसीड करेंगे। 0 से लेकर log of 10 is a e की पावर x into under root over e की पावर x minus 1 divided by e की पावर x plus 8 of dx। इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपने अभी इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है। एक बार अगर फिर भी मैं कहूंगा एक बार आप अपने आप फिर से उसको रिवाइज कर लें। जैसा कि आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है जिसमें इस तरह का इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछा है, तो ये प्योर आपका e की पावर x का फंक्शन है, तो आपको पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाता है। तो हम यहाँ पर e की पावर x को t मान सकते हैं, तो ये पूरा फंक्शन आपका t वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका रेडिकल साइन है, तो ये रेडिकल साइन भी खत्म हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 को t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ऐसा करने से आप जब dx को dt में चेंज करोगे तो e की पावर x dx बराबर द 2 dt आपको मिलेगा। तो इसका मतलब इसको t स्क्वायर रखा, तो अंडर रूट टी स्क्वायर को तुमने t लिख दिया, यानी कि ये एज्यूम कर रखा है कि यहाँ पे t आपका पॉजिटिव है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? आपने अंडर रूट टी स्क्वायर को t लिखने की आदत है यहाँ पे अगर, तो इसका मतलब आपने फील कर लिया कि t आपका क्या है, पॉजिटिव है। ये e की पावर x dx आपका dt बना दिया। नीचे आपको इज टी स्क्वायर प्लस 1 यानी कि टी स्क्वायर प्लस 9 मिल गया। मेरा कहना है कि जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपको वापस से इस एक्स वेरिएबल में वापस से जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर इसी t की लिमिट कंसीडर कर सकते हो। जब आप x की लोअर लिमिट यहाँ पे छापोगे e की पावर 0 1 माइनस 1 0, तो t स्क्वायर बराबर 0, तो t बराबर 0, कोई डाउट ही नहीं है। ln 10 छापोगे तो e की पावर ln 10 यानी कि 10 माइनस 1 9, टी स्क्वायर 9 यानी कि t की वैल्यू आपकी 3 प्लस माइनस 3, लेकिन आपने मॉड हटाया तो इसका मतलब t पॉजिटिव माना है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपने पॉजिटिव दोनों जगह पे मानोगे। तो यानी कि जब भी आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन रेडिकल साइन को हटाने के लिए करते हो तो बेसिकली वो t आपका आप कंसीडर करते हो पॉजिटिव। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हम कॉमन नॉर्मली करते हैं। -3 करेंगे तो -3 रखेंगे तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 से 3 में इसका इंटीग्रल करना था, तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। तो मैंने इसका इंटीग्रल कर दिया यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 9 इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, और 3 और 0 इसका सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो 1/2 इंटू लॉग ओवर 9 9 18, तो लॉग का 18 माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ 9 ये आएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर 1/2 ln 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। बोले बच्चों? अच्छा, एक गलती हो गई मेरे से शायद कि e की पावर x 2t dt था, तो ये 2t dt लिखेगा, तो ये 1/2 हटा दो, 1/2 हटा दो, 1/2 हटा दो। सही है बच्चे? अब तो यहाँ पर ये 1/2 हटा दे तो आंसर सिंपल ln 2 आएगा।
तो ये उस फैमिली का था जिसमें हमें सिंपली इंटीग्रेट करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 x इंटू कॉस ओवर x प्लस 1 इज होल मल्टीप्लाइड बाई e की पावर साइन x ऑफ dx। तो e की पावर x के साथ हमेशा एक फैमिली हमें चेक करनी पड़ती थी f ऑफ x प्लस f डैश x, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें बताया गया था कि e की पावर x ओवर f ऑफ x प्लस f डैश x की जो वैल्यू है वो सिंपली e की पावर x ओवर f ऑफ x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट और e की पावर x इंटू f ऑफ x माइनस f डबल डैश x के साथ e की पावर x इंटू f ओवर x माइनस f डैश x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन हमें साथ में ये भी बताया गया कि सम प्रॉब्लम में x की जगह पे कोई नया फंक्शन gx अगर लिखा है तो हम उसको दो अलग अलग फंक्शन में इंटीग्रेट अलग अलग तोड़ के एक फंक्शन में जब इंटीग्रल बाय पार्ट लगाते हैं तो वो दूसरा वाला इंटीग्रेशन बढ़ जाता है। तो नाउ यहाँ पर अगर आप नोटिस करो कि जब आप इस e की पावर साइन x को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो 0 से लेकर π/2 is a x multiplied by cos x multiplied by e की पावर sin x प्लस e की पावर sin x इंटू dx, इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा। यहां तक क्लियर। अगर आप नोटिस करो कि इसमें हम इस x को इज अ फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकेंड फंक्शन अगर कंसिडर करें, इस पूरे को अगर हम सेकेंड फंक्शन कंसिडर करें तो मेरा कहना है कि e की पावर sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x dx का, क्योंकि इंटीग्रल बाय पार्ट जब हम लगाते हैं तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपको सेकेंड फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड फंक्शन के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और sin x को t माना तो cos x dx dt, यानी कि यहां पर t इज नॉट अ डमी, यहां पर आपका ये इंटीग्रेशन e की पावर sin x आ जाएगा। तो आप इस पूरे प्रोडक्ट को सेकेंड फंक्शन अगर एज्यूम करते हो तो बड़े वाले इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर sin x, जो कि इस इंटीग्रेशन को खत्म कर देगा, इस इंटीग्रेशन को ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी कि आप मेरे से बोल सकते हो कि 0 से π/2 में मैं केवल इसमें इस इंटीग्रल बाय पार्ट लगाऊंगा। और किस तरीके से लगाऊंगा, जैसे मेरे को बताया गया है कि इंटीग्रल बाय पार्ट लगाने के लिए आपको मैंने क्या बताया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि आप सबसे पहले इज द फर्स्ट फंक्शन x उतारोगे, सेकेंड फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे जो कि e की पावर sin x हो जाएगा,